Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. तो टेस्ट कर लिया कल टेस्ट था रात में, कुछ बच्चों ने दिया नहीं. स्टूडेंट्स वर मिसिंग. रीजन बीइंग, कल जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था वो प्लीज रुक के क्लास के बाद मुझसे बात करेंगे. राइट? कल जो बच्चे टेस्ट में नहीं थे वो क्लास के बाद मीटिंग को एंड नहीं करेंगे. एक बार डिस्कस करके जाएंगे क्यों क्लास कल टेस्ट में नहीं आए. दूसरी चीज, एक रिटन होमवर्क दिया था वो मुझे अभी तक सभी बच्चों का नहीं मिला. मैंने सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर्स मुझे अभी तक नहीं मिले. जब तक आंसर्स मेरे पास सबके नहीं होंगे मैं डिस्कस कैसे करूंगी. सो प्लीज जो होमवर्क मिलता है उसे सिंसियरली कीजिए. मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी आपको कभी भी. ऐसा नहीं होगा कि आई कीप यू प्री ऑक्यूपाइड, नहीं आपका सारा दिन बायो में ही निकल रहा है. नेवर. मैं तो कहती हूँ अगर आप ये 1.5 घंटा जिस वक्त मैं पढ़ाती हूँ उस वक्त आप 100% अटेंशन के साथ दें और साथ में घर जाके 1 घंटा जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लें. दैट इज इनफ फॉर यू. फिर ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना. ये 2.5 घंटे तो मुझे चाहिए हर ऑल्टरनेट डे. ठीक है. तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका मुझे रिटर्न नहीं मिला है. आपने जो होमवर्क देना है आपने सर के नंबर पे सेंड करना है. अभी मैं आपका कुछ टाइम के बाद एक ग्रुप बना दूंगी, हम उसमें एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस. पर अभी के लिए जो सर का नंबर है आप उस पे होमवर्क करके भेजेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं पर पैरेलली आपको सीबीएसई भी तो कवर करना है. और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कहूँ मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए और सीबीएसई में मेरे 50% मार्क्स हैं. कभी भी नहीं होगा. नेवर. बल्कि नीट और सीबीएसई का जो सिलेबस है वो पैरेलली है. होता क्या है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो या तो ऐसा करेंगे आपको नीट के लिए इतना पढ़ा देंगे जो बीएससी लेवल का होगा, जो एमबीबीएस लेवल का होगा. अगर आप अभी से एमबीबीएस पढ़ लेंगे तो एमबीबीएस करने की जरूरत क्या है आपको. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर टॉपिक में से कितना पार्ट करना है, जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है कितना करना है. राइट?
और उस पार्ट को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बनेंगे। पुराने क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली हर कोई कराएगा, पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बनेंगे। ठीक है, अभी क्या है, आप लोग नए हैं, यू आर न्यू टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी प्लेज विद द इंग्लिश, यू नो, वो ट्विस्ट करके क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस में ही कुछ ना कुछ क्लू छुपे होंगे। कई बार क्या होता है, तुम्हें आंसर नहीं पता होता ए बी सी डी में से, तो तुम क्या करते हो, तुम नॉकआउट करते हो ऑप्शन, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इन दो में से होगी और इन दो में से भी ये प्रोबेबली। पर ये सब चीजें अभी नहीं सीखनी है, अभी हमने अपने मैटर पे ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी मैटर पढ़ रहे हैं। करेक्ट, बीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ोगे तो एंड लास्ट के एक महीने में रिवाइज कैसे करोगे, आप लोग नहीं कर पाओगे। ह्यूमन मेमोरी जितनी भी एक्सपैंडेबल हो, पर उसकी खुद की कुछ लिमिट्स होती है। ज्यादा करने के चक्कर में ये ना हो ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिस हो जाए। करेक्ट, तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं करना है। जितना मैं करा रही हूँ उतना तो मिनिमम करना ही करना है। ठीक है, जितना मैं अभी आपको करा रही हूँ उसमें आपका 80 to 85% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। करेक्ट, 80 to 85% क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम में 80% ठीक करके आ जाओगे, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, आप टॉप 500 में आओगे। पर होता क्या है, हम वो 85 के चक्कर में कि हम नहीं, हमें वो लास्ट का 15% टारगेट करना है, उसके चक्कर में हम वो 85 भी गवा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें तो एटलीस्ट कम से कम अपनी कंपाइल करो, इस पे अपनी महारत हासिल करो। अभी मैं आपको जो बेसिक्स करा रही हूँ, लेवल 1 का पढ़ रही हूँ, ये लेवल 1 का आप बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद विल मूव ऑन टू अनदर लेवल, कुछ यूनिट्स इकट्ठे कवर हो जाए, फिर हम उनके हाइलाइटर्स पढ़ेंगे, फिर हम उनकी एनसीईआरटी इकट्ठे पढ़ेंगे बैठ के। ठीक है, एनसीईआरटी मार्क करेंगे, एनसीईआरटी में से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है वो मार्क करेंगे, एडिशनल टारगेट पॉइंट्स क्या है वो मार्क करेंगे। पर अभी के लिए आपको ये सारा पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक होता है कई लोगों को एक रीडिंग में याद हो जाता है, पर जरूरी नहीं उनका नीट सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं। कहीं 4 रीडिंग्स लेके याद करते हैं, सबका अपना तरीका है, आपको अपना तरीका ढूंढना है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ये भी स्टार्टिंग है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपका माइंड अडेप्ट हो। जहां आपको तरीका आ गया, फिर हम ट्रेन पकड़ लेंगे, मैं तो सिर्फ बोलूंगी, आपने खुद ही जवाब देने लग जाना है उसका। पर अभी तरीके पे फोकस करेंगे, उस कॉर्ड पे फोकस करेंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग वो कॉर्ड कर लोगे। ठीक है, यू आर न्यू टू एमसीक्यूज, पर हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कर लेते हैं। डन, तो आप लोग भी कर लोगे, मैं आपके साथ हूँ, आई एम गाइडिंग यू। इससे अच्छी और गाइडेंस क्या हो सकती है आपके पास, यू नो, समवन फ्रॉम एम्स और पीजीआई इज गाइडिंग यू, इससे ज्यादा बड़ी गाइडेंस नहीं होती है। सो प्लीज आप अपनी सिंसियरिटी रखें, प्लीज पढ़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ घर जाके, सेम डे पढ़ लो यार, मत मिस करो उसको। मैं कोशिश करूंगी अब से आपका लेक्चर क्लास होते ही 1 घंटे के अंदर आपको ये स्लाइड्स मैं आपको मैसेज कर दूं। डन, पहले कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे ग्रुपिंग के, पर मैं अब आपको मेल कर दिया करूंगी। ओके जी, एंड ईशान, I think I'm audible to you. Last time you were not there in the question and answers, the Bionic quiz that we had. Don't leave class in between. Anyone. Questions मैं करना सिखा रही हूँ आपको, धीरे धीरे करना आएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्लीज मिस मत करो। ठीक है, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, उनके होमवर्क मैंने आपको नहीं दिए थे जान के, तो प्लीज आप अपने वो शीट्स भी रेडी रखिएगा जिसपे वो हमने लिखा हुआ है, आपने आंसर्स लिखे हैं। डन, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर तो बहुत एप्ट है, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में। तो आज आप लोग वायरसेस पढ़ने जा रहे हैं। So we are going to start with the topic viruses. Everyone fine? Say yes, everyone. We are going to start the lecture. Yes, ma'am. Okay. I'm Yes, ma'am. unmuting you all. Yes, ma'am.
ओके जी, तो हमारा आज का लेक्चर है वायरसेस पे। ये लेक्चर क्यों इतना एप्ट है? क्योंकि हम सब घर पे बैठे हैं एक वायरस की बदौलत। यू नो, नाउ वी आर इन जूस एंड एनिमल्स आर आउटसाइड। पहुंच गए ना हम लोग जूस में। हमारी भी स्पीशीज को कंजर्व किया जा रहा है, इंडेंजर ना हो जाए कहीं हम लोग, कहीं सारे मर ना जाएं, सब खत्म ना हो जाए, तो हमें भी कंजर्व किया जा रहा है, इसलिए हमें जूस में डाल दिया गया। किसकी वजह से? वायरसेस की वजह से। ये जो आप फोटो देख रहे हैं साथ में, दिस इज दी फोटोग्राफ ऑफ कोरोना वायरस, एनिमेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। तो अब वायरसेस, जब हमने लास्ट टाइम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो उसमें कहीं वायरसेस नहीं आए, उसमें वायरसेस की कोई जगह नहीं आई कि वायरसेस को कहाँ रखेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज कर ले। ओके, सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। अब इसमें हमने क्या क्या किया? जस्ट अ सेकेंड, इसमें से क्वेश्चन भी आया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू द निमोनिक पीएम की आरसीटी। डन। तो इसके ये हमारे बेसिक पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम सभी ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किंगडम मैंने आपको बताई मोनेरा। मोनेरा में मैंने क्या बताया था, क्या इंक्लूडेड है? बैक्टीरिया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। फाइन। सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं आपके प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस पैदा होने से पहले, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। एक जो न्यूक्लियस होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसे ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए की फॉर्म में होता है। आप सबने सुना था डीएनए, मैंने कल बताया था डीएनए इज आर बेसिक जेनेटिक मटेरियल। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 99% ऑफ डीएनए, मोर देन दैट इवन, अगर मैं आपको 99 कहूं तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ डीएनए इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस, हम सब में। क्या कहा था मैंने? स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें की जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, दोज हु हैव कॉमन जीन पूल, दोज आर कॉल्ड एज दी स्पीशीज। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें पड़ा होता है अंदर डीएनए। ये तो नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है, पर ये ऐसे नहीं पड़ा होता कि ऐसे ही रस्सी सी पड़ी है, नहीं। ये रस्सी, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे लिपटी हुई, यूं लिपटी हुई पड़ी होती है, ठीक है। ये ऐसे 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 यूं लिपटी हुई पड़ी होती है। और ये जो प्रोटीन, ये डॉट्स मैं बना रही हूँ, ये भी खुद में लिपट लिपट के क्यों लिपटते हैं इतना? कहा कि इमेजिन करो, एक थ्रेड है ना। अगर उस थ्रेड को मुझे ऐसे रखना हो तो कितनी सारी स्पेस ले लेगा, या रस्सी को ऐसे रखना हो तो कितनी स्पेस ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, रस्सी को ऐसे लपेट लपेट के फिर रखते हैं। ऐसे डीएनए है, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में है। साथ में ये प्रोटीन्स है जिन्हें कि हम बोलते हैं हिस्टोन्स, करेक्ट। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, डीएनए कंडेंस्ड हो, उसी को हम बोलेंगे एक प्रॉपर न्यूक्लियस। और जिनके पास ये न्यूक्लियस है इस तरीके का, उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोट, मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले। और जिनके पास ये नहीं है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनमें से किसी के पास भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सो जो बैक्टीरिया है, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, correct? Any doubts? So please write it in your notebook. Monera kingdom consists of bacteria, unicellular prokaryote.
डन। तो इस पूरी किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं? कितनी किंगडम्स में प्रोकैरियोट्स हैं? सिर्फ एक किंगडम ऐसी है जिसमें कि प्रोकैरियोट है। ठीक है, देयर इज ओनली वन किंगडम की जिसमें कि प्रोकैरियोट है, जिसे हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा। फाइन। अब अगर हम इससे ऊपर चले जाएं, नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आ गए हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स। ठीक है, या अगर मैं कहूं इस लाइन के ऊपर जितनी भी किंगडम्स हैं वो सारी यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो किंगडम प्रोटिस्टा हो, चाहे वो किंगडम फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमलिया हो। डन। सो कितने प्रोकैरियोट्स हैं? एक प्रोकैरियोट्स है और 4 किंगडम यूकैरियोट्स की। डन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक बताई थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम में क्या किया था? बैक्टीरिया की जगह उसने 2 में कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो कितनी किंगडम बन गई हमारी? प्लांटे, फंजाई, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, आर्की एंड यू। बन गए 6 किंगडम। ठीक है जी, तो ये जो 6 किंगडम्स हैं, अब अगर इसमें बात करूं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने प्रोकैरियोट्स हैं, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम्स ऐसी हैं जो प्रोकैरियोट्स की किंगडम है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ही किंगडम ऐसी है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और 4 किंगडम्स ऐसी हैं जिसमें यूकैरियोट्स हैं। यही क्वेश्चन था आपका, वाज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इस फिगर से आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, प्लीज प्रैक्टिस इट ड्रॉइंग इन योर नोटबुक। एनी वन ऑफ यू प्लीज राइट द होमवर्क एंड क्लिक द फोटो एंड देन सेंड मी आफ्टरवर्ड्स, राइट? मैं आपको बताती रहती हूँ तो आई माई सेल्फ फॉरगेट। कौन करेगा? संजीव, you write the homework on a separate page, right? You message me, then I'll message to everyone, and I want that homework done before the next class, correct? So मैंने आपको बताया था हिस्टोन्स के बारे में। हिस्टोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन्स आर प्रोटीन जो कि डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करता है, राइट? जैसे कि मैं एक डंडा लेके उस पे रस्सी को घुमा देती हूँ, ऐसे ही हिस्टोन्स हैं। ओके, तो वापस आए हम क्लासिफिकेशन पे। मोनेरा 1 किंगडम, प्रोटिस्टा 2nd किंगडम। अब प्रोटिस्टा भी एक ऐसी किंगडम है जो कि लिंक है बाकी 3 किंगडम्स और मोनेरा के बीच में। जो ऑर्गेनिज्म एनिमल जैसे दिखते हैं प्रोटिस्टा में, उन्हें हम बोल देते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। फंगस जैसे फंगस लाइक प्रोटिस्टा, प्लांटे जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, करेक्ट? तो उसके ऊपर की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए मल्टी सेलुलर। तो अगर बात करें तो कितनी किंगडम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं? 3 किंगडम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और आगे इनका बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने आगे क्लासिफाई कर देते हैं। ऑटोट्रॉफी, ऑटो मीन्स खुद, मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, मुझे बाहर से दाल चावल की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी में खाना खुद बन रहा है, जैसे कि प्लांट्स में। फंजाई, हेट्रोट्रॉफी, ये भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स, ये सब आपने 10th में पढ़ा है। सेप्रोफाइट्स पढ़ा है ना, सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, अपने एंजाइम्स उनमें डालेंगे, खाना डाइजेस्ट होगा और उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफी, जो कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, बना खाना मिल गया, राइट? गेहूं उगी है, क्या करना है? आटा पिसवा के रोटी बना के खा लेनी है, हमने तो कुछ नहीं किया उसमें, वी आर कंज्यूमर्स। दिस इज योर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फ्रॉम मोनेरा टू प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा टू नेक्स्ट 3 किंगडम्स, एवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो ऊपर वाली 3 किंगडम है, दीज आर एवोल्यूशनरी मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट्स एंड मोनेरन्स, करेक्ट? एक क्वेश्चन आपका आया था विटेकर की क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या हैं? ये क्राइटेरिया क्यों नहीं याद रहे जिन्होंने गलत किए हैं आंसर्स? लिखिए कॉपी में, जो आपने कॉपी खोल रखी है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर विटेकर क्लासिफिकेशन? फाइलोजेनेटिक,
Phylogenetic means evolutionary relationship, evolution, evolutionary history. The phylogeny means the one which is related to evolution. ठीक है, evolution जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, जो जितना ज्यादा इवॉल्व है उतना ऊपर आएगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट में देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मैंने बताया था, जो लोअर फॉर्म्स होती हैं दे मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जितनी हायर फॉर्म्स है दे मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसकी भी इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे एक सेल है ये वाला, चाहे यूकैरियोट है प्रोकैरियोट है, ये एक सेल है. जब इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जैसे बाइनरी फिजन होगी, तो क्या होगा एग्जैक्टली यही जो है आधे में डिवाइड हो जाएगा, इसके 2 सेल बन जाएंगे. जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये एक सेल है, राइट, इसमें मियोसिस होगी. मियोसिस, अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर आप लोगों को इसका आइडिया होगा. इसमें माइटोसिस होगी, ये मियोसिस होगी. ये सेल का एग्जैक्टली आधा मटेरियल, ये 2 सेल बन जाएंगे. और ये एक सेक्स का हो गया, दूसरे सेक्स में भी ऐसे ही होगा, राइट, दूसरे सेक्स में भी ऐसे ही होगा. अब जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन के कारण चेंजेस आएंगे. स्लो एवोल्यूशन होगा फ्यूजन के कारण. एक ऑरेंज सेल और एक रेड सेल मिलके ऐसे कुछ सेल बना देगा, जो आधा रेड होगा आधा ऑरेंज होगा, है ना. मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होगी, जेनेटिक मटेरियल की भी मिक्सिंग होगी. सो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंस है. करेक्ट. सो ये क्राइटेरिया, दिस इज एन हैशटैग क्वेश्चन, हैशटैग. करेक्ट. सो दिस इज एन हैशटैग क्वेश्चन, ये आप याद रखेंगे. देन अब हम बात कर रहे थे इस पूरी क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया आ गए, प्रोटिस्ट आ गए, प्रोटिस्टेंस. प्रोटिस्टेंस में हमारे क्या आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, और आपका प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे. अभी जस्ट एक मैं क्लिक कर रही हूँ आपको. फंजाई आ गए, फंगस, जैसे कि यीस्ट, सबने सुना है यीस्ट, सबने फंगस देखी है, व्हाइट व्हाइट फंगस खाने पे लगते हो, दैट इज योर फंगस. और एनिमल आ गए और प्लांट्स आ गए. कौन बच गए? वायरसेस. क्यों नहीं डाला इनको, वायरसेस को क्यों नहीं डाला हमने क्लासिफिकेशन में, है ना, उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको. वायरसेस को हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सेल ही नहीं है उसमें. जब हमने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस किए थे तो हमने पढ़ा था डेफिनेटिव प्रॉपर्टी इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जब जिसका सेल ही नहीं है जिसमें, तो हम उसे लिविंग कैसे बोलेंगे? वायरसेस डोंट हैव एनी सेल, राइट. वायरसेस को जब वो इन्फेक्ट करते हैं सामने वाले को, तो उसकी मशीनरी चाहिए होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करने में. करेक्ट. वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वायरस के स्ट्रक्चर में सेंटर में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, खुला, ऐसे ही थ्रेड की तरह, राइट. और इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन होगा. बस ये वायरस है आपका. अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है. तो वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स. मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, बोले तो न्यूक्लिक एसिड किन्हें बोलते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल को. न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं,
डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, इस पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वायरस में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, जिससे मैं बोल रही थी जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, साथ में प्रोटीन होता है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, बस। सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर। तो जो ऑर्गेनिज्म ए सेलुलर है, हम उन्हें लिविंग बीइंग कैसे क्लासिफाई करें? कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें हम लिविंग बीइंग क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो हम उन्हें किसी क्लासिफिकेटरी सिस्टम में नहीं डाल सकते। जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब, दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। उसी तरीके से वायरसेस, दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एक साइंटिस्ट ने बोला, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी में अगर हम एक लाइन बोलेंगे तो उसका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि साथ में दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी एक्सेप्ट फॉर। हर लाइन में एक्सेप्शन है बायोलॉजी में, और जहां एक्सेप्शंस है उसी एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस हैं। दे वांट टू नो कि आपने उसको उतना डेप्थ में पढ़ा और समझा है या नहीं, राइट। तो वायरसेस के, इसीलिए वायरसेस दे डोंट हैव एनी प्लेस इन क्लासिफिकेटरी सिस्टम, because they are neither living, they are non-living. They are considered transition from non-living to non-living to living. Correct? तो उनके कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हम स्टडी करते हैं। लिविंग कैरेक्टर, नॉन लिविंग मैंने बताया दे आर ए सेलुलर, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर डीएनए तो है, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, तो ये ए सेलुलर है, वो नॉन लिविंग जैसा है, पर पास में डीएनए है, प्रोटीन्स है, वो लिविंग जैसा है, ठीक है। अब डीएनए होगा उसमें तो म्यूटेशंस भी होंगी, ठीक है। म्यूटेशंस मतलब कि एरर, म्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है एरर इन जेनेटिक मटेरियल। एरर इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। कि जब मैंने आपको बताया था माइटोसिस हो रहा है तो सेल, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, अब डिवाइड होने में मशीनरी जो यूज होती है तो कुछ तो गड़बड़ कर सकती है, जो उसके जेनेटिक कोड है वो गलती से ए की जगह सी लगा दिया उसने, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन मतलब बिना कारण के कोई भी अगर बीच में एक पिन पॉइंट चेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन इंपॉर्टेंट टर्म, जब मैं आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कराऊंगी इसके बारे में हम डिटेल में बात तब करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है मल्टीप्लाई करते हुए उसमें एरर्स आएंगे, जिसे कि हम म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ नॉन लिविंग, ओके। अब मैंने कहा कि ये अगर सेल के बाहर प्रेजेंट हो, लाइक अकेला वायरस यहाँ पड़ा है, जैसे कि सपोज इस पेन पे कोरोना लग गया, ना लगे वैसे, सपोजिटली लग गया, तो अगर कोरोना के 10 पार्टिकल्स लगे हैं तो वो 10 ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो 10 के 1000 बन जाएंगे इस पे पड़े पड़े। पर अगर मैंने इसको डिसइंफेक्टिसाइड कर दिया या फिर मैंने इसे साबुन से धो दिया तो वो सारे मर जाएंगे। पर अगर मैंने इसे हाथ लगा के ऐसे अपने मुंह पे हाथ लगा दिया तो वो मेरे अंदर चला जाएगा और वो मेरे सेल की मशीनरी को यूटिलाइज करने लग जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। एक के 100 होंगे, 100 के 10,000 होंगे, वो मल्टीप्लाई करके खूब सारे बन जाएंगे, समझ आया। सो दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट। कोरोना के लिए होस्ट हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, बिकॉज इट इज टारगेटिंग अस। तो आउटसाइड द होस्ट दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, they cannot grow in culture medium, but they can multiply inside the living host. Fine. कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है लिविंग में। दे शो इरिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज हीट, यूवी रेज, ह्यूमिडिटी, ड्रॉट एंड अल्कोहल। अब हम मरने की बात तब करते हैं जब कोई जिंदा हो। तो वायरस में हम कहते हैं कि जैसे